नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है राजस्थान का इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में किसान आंदोलन भाग 2। और ये हमारा राजस्थान इतिहास का चौथा टॉपिक है किसान आंदोलन, और उसका ये आज हमारा दूसरा भाग है। इसके पहले पार्ट में हमने किसान आंदोलन के कारण और जो प्रमुख एक किसान आंदोलन है जो सबसे विस्तृत है और सबसे बड़ा भी है, जो 3 चरणों में चला था, बिजोलिया किसान आंदोलन, उसके बारे में जितनी भी जानकारी थी महत्वपूर्ण, वो सारी जानकारी हमने इसके पहले भाग में प्राप्त कर ली है। आज हम जो किसान आंदोलन है उसके दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। तो दूसरे नंबर पर जो प्रमुख किसान आंदोलन आता है वो है बेंगू किसान आंदोलन। और इस बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत होती है 1921 में और ये समाप्त होता है 1925 में। तो जिस तरह से बिजोलिया किसान आंदोलन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, उसी तरह से बेंगू किसान आंदोलन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से भी कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये आप स्वयं आकलन कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि बेंगू ठिकाना मेवाड़ राज्य के अंतर्गत आने वाले बिजोलिया ठिकाने के पास ही स्थित था। तो हमने जो पहला आंदोलन पढ़ा बिजोलिया किसान आंदोलन, ये भी मेवाड़ के अंतर्गत आता था, और हम नीचे देखेंगे कि जो बेंगू है वो भी मेवाड़ के अंतर्गत ही आता था, और ये दोनों पास पास में थे। इसीलिए बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रभाव है वो बेंगू के किसानों पर भी पड़ा और वे भी ऊंची लगान दरों का विरोध करने लगे। तो यहाँ पर जैसे ही बिजोलिया में किसानों ने आंदोलन किया, वहाँ के किसानों में जैसे ही जन जागृति उत्पन्न हुई, तो इसी बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर के बेंगू के किसानों ने भी आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो बेंगू है जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, मेवाड़ राज्य का ही एक ठिकाना था। इस आंदोलन की शुरुआत 1921 में मेनाल भीलवाड़ा नामक स्थान पर हुई, और वहाँ भी एक छोटा सा स्थान है भैरूकुंड स्थान, वहाँ से हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इस आंदोलन से संबंधित। इसमें हमारे 3 या 4 प्रश्न बन सकते हैं कि बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो हो जाएगा 1921 में। कहाँ से हुई, तो मेनाल भीलवाड़ा से। और मेनाल में भी कौन सी जगह से, तो छोटा स्थान भी पूछ सकता है, तो उसका जवाब होगा भैरूकुंड से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था इसके शुरुआत से संबंधित। आगे हम देखते हैं कि राजस्थान सेवा संघ के सदस्य विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा व राम नारायण चौधरी ने यहाँ के किसानों में जागृति उत्पन्न की। जैसा आपने अभी देखा था कि पहले पार्ट में मैंने पिछली परीक्षाओं से संबंधित 2 प्रश्न वहाँ पर आपको बताए थे। उनमें एक प्रश्न था कि शेखावाटी में कौन सा भरतपुर जाट नेता था जिन्होंने जागृति उत्पन्न करने का कार्य किया। तो इसीलिए ऐसे बिंदुओं को भी मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो बेंगू में जो किसानों में जागृति उत्पन्न करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे राजस्थान सेवा संघ के सदस्य, जिनमें मुख्य रूप से विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा और राम नारायण चौधरी। तो ये भी पूछ सकता है कि किन्होंने बेंगू के किसानों में जागृति उत्पन्न करने का कार्य किया। पथिक जी ने इस आंदोलन की जिम्मेदारी राजस्थान सेवा संघ के मंत्री राम नारायण चौधरी पर डाली। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता और पूछा गया भी है कि बेंगू किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ। तो वहाँ के किसान चाहते थे कि बिजोलिया की तरह ही बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व भी पथिक जी ही करें, लेकिन पथिक जी ज़्यादा व्यस्त होने के कारण पथिक जी ने इस आंदोलन की जो बागडोर है, जो जिम्मेदारी है, वो राम नारायण चौधरी को सौंप देते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो थे राम नारायण चौधरी। आगे हम देखते हैं इसी आंदोलन से संबंधित 1922 में मंडावरी नामक स्थान पर हो रहे किसान सम्मेलन पर गोलियां चलाई गई, जिसमें स्वयं एक सिपाही फैज खां गोलियों का शिकार हुआ। तो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित एक स्थान है मंडावरी। वहाँ पर 1922 में ये जो जमींदार है वो अपने सिपाहियों के साथ गांव में जाते हैं, और वहाँ उनके साथ जो खेत में जो काम कर रहे थे
उनको ज़बरदस्ती उन पर अत्याचार किए जाते हैं और उन पर गोलियां और लाठियां चलाई जाती हैं। लेकिन इसमें स्वयं एक सिपाही जिसका नाम फैज़ खां था, वो ही इस गोलियों का शिकार हो जाते हैं। तो ये घटना 1922 की और मंडावरी नामक गांव में हुई थी और ये बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। अंत में बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह ने, तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि बेगू किसान आंदोलन के समय वहाँ के ठाकुर या जागीरदार कौन थे, तो हमारा जवाब हो जाएगा अनूप सिंह। तो बेगू के ठाकुर अनूप सिंह ने विवश होकर के अजमेर में जून 1922 में पथिक जी की मध्यस्थता में किसानों से समझौता कर लिया। तो जब किसान अंत तक नहीं माने, उन पर अत्याचार भी किए, उन्हें समझाया भी गया, तो अनूप सिंह जी ने देखा कि ये जो सारा जो आंदोलन हो रहा है वो पथिक जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो इन्होंने अजमेर में जाकर के और पथिक जी की मध्यस्थता से किसानों के बीच में और स्वयं के बीच में जून 1922 में एक समझौता करते हैं। इस समझौते को सरकार ने बोल्शेविक की संज्ञा दी और ये एक फेमस समझौता है जो बहुत ही राजस्थान से की जो परीक्षाएं हैं उसमें बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, अनूप सिंह पथिक जी की मध्यस्थता में समझौता करते हैं और मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को नाम दिया बोल्शेविक। तो बोल्शेविक का यहाँ मैंने अर्थ भी आपके लिए लिखा है कि बोल्शेविक एक रूसी शब्द है जिसका अर्थ है बहुमत। जैसे अपन वोटिंग करते हैं और उसमें जो बहुमत होता है, जो ज़्यादा जिसके पास वोट आते हैं उसको कहते हैं बहुमत। तो बोल्शेविक का मतलब भी होता है बहुमत। 1923 में ठिकाने पर मुनसर मात बिठा दी। मुनसर मात एक व्यवस्था थी शासन चलाने की, शासन व्यवस्था बनाने की, जहाँ पर जनता उग्र हो जाती थी, वहाँ पर इस व्यवस्था का प्रयोग किया जाता था। तो 1923 में सरकार ने ठिकाने पर मुनसर मात बिठा दी और मुंशी अमृतलाल को बेंगू का मुंसरिम नियुक्त किया गया। और इस मुनसर मात में एक अधिकारी होता था जिसको मुंसरिम कहते थे, तो मुंसरिम थे अमृतलाल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये भी कि 1923 में बेंगू ठिकाने में किसे मुंसरिम नियुक्त किया गया, तो हमारा जवाब होगा अमृतलाल। लेकिन इसने भी बलपूर्वक और निर्दयतापूर्वक लगान वसूल किया। किसानों की बात मानने के बजाय इसने भी अपनी जो क्रूरता है, अपना जो क्रूरतापूर्वक जो व्यवहार है उसको बनाए रखा और उनसे लगान वसूलना जो है वो बंद नहीं किया। मेवाड़ सरकार ने किसानों की शिकायतों की जांच हेतु सेटलमेंट कमिश्नर, जिसको हिंदी में कहते हैं बंदोबस्त आयुक्त, जिसका नाम था ट्रेंच, को बेंगू भेजा। तो एक व्यक्ति हैं अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच, उस समय एक पोस्ट होती थी सेटलमेंट कमिश्नर, जिसको हिंदी में हम बंदोबस्त आयुक्त कहते हैं, उसको जांच के लिए सरकार ने बेंगू भेजा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है कि मेवाड़ सरकार ने बेंगू के किसानों की जांच हेतु कौन से अधिकारी को भेजा, तो हमारा जवाब हो जाएगा ट्रेंच। 13 जून 1923 को ट्रेंच बेंगू पहुंचा और किसानों को उपस्थित होने के लिए कहा। तो सरकार की आदेश के अनुसार ट्रेंच 13 जून 1923 को बेंगू पहुंचता है और वहां पर किसानों को एकत्रित होने के लिए, उपस्थित होने के लिए कहता है। ट्रेंच ने जब किसान नहीं आए तो ट्रेंच ने एक तरफा फैसला दिया और पथिक जी को भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराया। तो जब ट्रेंच ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी तो उस रिपोर्ट में उन्होंने एक तरफा फैसला दिया और अधिकांश लगानों को और करों को उन्होंने जायज़ ठहराया कि ये जो सारी जो लगान है वो जायज़ है। और इस आंदोलन को भड़काने का जो जिम्मेदार है वो विजय सिंह पथिक जी को उसने इस रिपोर्ट में बताया। ट्रेंच के निर्णय के विचार हेतु किसान गोविंदपुरा गांव में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जो घटना हुई थी वो भी हमारे पूरे राजस्थान के लिए बहुत ही उस समय की एक बहुत ही निर्दयतापूर्व और बहुत ही दुख भरी घटना हुई थी। तो ट्रेंच के निर्णय के विचार हेतु किसान गोविंदपुरा गांव में इकट्ठा हुए। ट्रेंच व मुंसरिफ ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा, लेकिन किसान मांग पूरी नहीं होने तक हटने के लिए मना कर रहे थे। जब ट्रेंच ने एक तरफा फैसला प्रस्तुत किया
तो किसान उसके जो निर्णय था जिसको उसने सरकार को सौंपा था उस पर विचार करने के लिए या फिर उसके विरोध में आप मान सकते हो गोविंदपुरा गांव में इकट्ठा हुए। और ट्रेंच और मुंसरिफ जो अमृतलाल था जो अभी हम पढ़ चुके हैं, दोनों ने मिलकर उनको वहाँ से हटाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन किसानों ने भी अपनी मांग रखी कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और इसी के परिणाम स्वरूप 13 जुलाई 1923 को ट्रेंच के आदेश से गोलियां चलाई गई। बहुत ही विभत्स घटना थी जिसमें रूपा जी और कृपाजी धाकड़ नामक दो किसान शहीद हो गए। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि रूपा जी और कृपाजी धाकड़ कौन से किसान आंदोलन से संबंध रखते हैं? तो हमारा जवाब हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन। और तारीख भी पूछ सकता है कि रूपा जी और कृपा जी किस तारीख को बेंगू आंदोलन में शहीद हुए? तो वो जवाब हो जाएगा 13 जुलाई 1923। किसके आदेश पर गोलियां चलाई गई? ट्रेंच के आदेश पर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है परीक्षा की दृष्टि से। 10 सितंबर 1923 को पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 3 वर्ष के कारावास के साथ साथ 15,000 रुपये की सज़ा सुनाई गई और इसी के साथ आंदोलन की समाप्ति हो जाती है। क्योंकि मुख्य रूप से जो बल प्रदान करने वाले जो कार्यकर्ता थे वो विजय सिंह पथिक ही थे, तो इनको सरकार ने 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर लिया। जैसा हमने बिजोलिया किसान आंदोलन में भी पढ़ा था, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 3 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपये की सज़ा सुनाते हैं। तो इनके गिरफ्तार होने के साथ ही आंदोलन फीका पड़ते पड़ते समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमने बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो यहाँ पर देखे हैं। उसके बाद में तीसरा महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है बूंदी किसान आंदोलन। और बूंदी में भी जो बरड़ नामक स्थान है वहाँ पर ये ज़्यादा प्रभावी रहा था, इसलिए बरड़ किसान आंदोलन भी इसको हम मान सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बूंदी किसान आंदोलन। राजस्थान सेवा संघ ने बूंदी के किसानों को भी रियासती अत्याचारों और लाग बाग के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित किया। तो सबसे पहला बिंदु तो यही बनता है कि बूंदी के किसानों को अत्याचारों और लाग बाग के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित किसने किया? तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है राजस्थान सेवा संघ। 1921-22 में हरिभाऊ किंकर, राम नारायण चौधरी एवं पंडित नैनूराम शर्मा ने बरड़ क्षेत्र के किसानों को जागृत करने का कार्य किया। तो संस्था की बात करें तो संस्था में है राजस्थान सेवा संघ जिन्होंने किसानों को प्रेरित किया। और व्यक्तियों की हम बात करें तो व्यक्तियों में है हरि भाई किंकर, राम नारायण चौधरी और पंडित नैनूराम शर्मा। और जो बूंदी किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करता है वो भी नैनूराम शर्मा को ही माना जाता है। ये मुख्य कार्यकर्ता रहे हैं जिन्होंने इस आंदोलन की बागडोर संभाली है। फलतः अप्रैल 1922 को किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया और राजस्थान सेवा संघ से प्रेरित होकर या फिर हरिनारायण और पंडित नैनूराम शर्मा आदि से प्रेरित होकर के और किसानों ने 1922 को आंदोलन स्टार्ट कर दिया। मई 1922 में बूंदी सरकार द्वारा R.B. मदन मोहन लाल व महाराजा हरिनाथ सिंह को किसानों की मांगों की जांच हेतु भेजा। तो यही प्रश्न बनता है हमारा कि बूंदी किसान आंदोलन में किसानों की जांच हेतु सरकार किन 2 व्यक्तियों को नियुक्त करती है या किन 2 व्यक्तियों को भेजती है? तो वहाँ पर हमारा जवाब होना चाहिए R.B. मदन मोहन लाल और महाराजा हरिनाथ सिंह। लेकिन हर आंदोलन में आप देख सकते हैं कि चाहे किसे भी भेजा गया हो, उन्होंने सरकार के पक्ष में ही फैसला सुनाया, एक तरफा उन्होंने फैसला सुनाया, इसलिए वो आंदोलन उसी समय समाप्त नहीं हो सके। 2 अप्रैल 1923 को किसानों ने डाबी नामक गांव में एक सम्मेलन का आयोजन किया और उस सभा की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो नैनूराम शर्मा कर रहे थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है। जैसे हर आंदोलन में कोई ना कोई घटना बहुत ही महत्वपूर्ण रही है
उसी तरह से बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित ये महत्वपूर्ण घटना है कि 2 अप्रैल 1923 को, तारीख भी हमें याद रखनी है और जगह भी हमें याद रखनी है, डाबी नामक गांव में किसानों का एक सम्मेलन था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे नैनूराम शर्मा, ये भी हमें याद रखना है। सभा में सर्वप्रथम नानक भील ने विजय सिंह पथिक द्वारा रचित झंडा गीत गाया। तो वहाँ के एक बहुत ही प्रमुख किसान थे, एक्टिव किसान थे, जिन्होंने इस आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, नानक भील। वो इस सम्मेलन में विजय सिंह पथिक द्वारा एक गीत था जो उस समय बहुत ही जागृति का, बहुत ही और उत्साह भरने वाला गीत था, झंडा गीत। उस गीत को वो गा रहे थे। इसी सभा के दौरान बूंदी के पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन, ये नाम याद रखना है, द्वारा बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। तो जैसे बेंगू किसान आंदोलन में भी हमने पढ़ा था कि किसानों पर गोलियां चलाई गई, उसी तरह से बूंदी किसान आंदोलन में भी डाबी नामक स्थान पर पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के, चेतावनी के, उस सम्मेलन में उपस्थित किसानों पर, लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इस गोली कांड में जो हम देख चुके हैं 2 अप्रैल 1923 को हुआ था, नानक भील और देवा गुजर नामक किसान मारे गए। हमने देखा कि नानक जो भील हैं वो झंडा गीत गा रहे थे, तो वो इस गोलीबारी का शिकार होते हैं और इन्हीं के साथ साथ एक और किसान है देवा गुजर, ये दोनों के दोनों वहीं पर उस डाबी नामक स्थान पर शहीद हो जाते हैं। 10 मई 1923 को नैनूराम शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया और 4 वर्ष कारावास की सज़ा सुनाई गई। और सरकार ने जब देखा कि आंदोलन बिल्कुल भी शिथिल नहीं हो रहा है और नैनूराम शर्मा भी दिन प्रतिदिन ज़्यादा इसमें एक्टिव होते जा रहे हैं, तो 10 मई 1923 को सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया और 4 वर्ष के कारावास की सज़ा इनको सुना दी। 1927 में राजस्थान सेवा संघ के कमज़ोर पड़ने के साथ ही आंदोलन समाप्त भी मान सकते हैं, कमज़ोर पड़ गया। तो 1927 में जैसा हमने स्टार्ट में ही देखा था कि इस आंदोलन को जागृत करने का, किसानों को जागृत करने का जो काम है वो राजस्थान सेवा संघ ने किया था। तो जैसे ही 1927 में राजस्थान सेवा संघ कमज़ोर पड़ जाती है, उसी के साथ साथ ये आंदोलन भी कमज़ोर पड़ जाता है। तो ये था हमारा बूंदी किसान आंदोलन। उसके बाद में अगला हमारा महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है अलवर किसान आंदोलन। इसमें भी एक महत्वपूर्ण घटना है जो आपको याद भी होगी, पढ़ी भी होगी आपने, कि अलवर में सुअरों को मारने की पाबंदी के कारण सुअर फसलों को नष्ट कर देते थे। जैसा आपको पता है कि अलवर रियासत के पास में ही अभ्यारण्य है, सरिस्का अभ्यारण्य, और उस अभ्यारण्य में जंगली सुअर बहुतायत से पाए जाते हैं। आज भी वहाँ पर जंगली सुअरों की संख्या बहुत ही अधिक है। तो उस समय इन सुअरों को मारने पर पाबंदी थी सरकार के द्वारा। क्यों थी? क्योंकि जो राजा होता था उसको सुअरों का शिकार करने का शौक़ था और वो नहीं चाहता था कि मेरे अलावा इन सुअरों को कोई मारे। और इस तरह से सुअरों को मारने की पाबंदी के कारण उनकी संख्या में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है और वो किसानों की फसलों को नष्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी जिस भी खेत में वो घुस जाते थे, मान लीजिए उस खेत की पूरी फसल को वो नष्ट करके ही निकलते थे। इससे क्रोधित होकर के किसानों ने आंदोलन स्टार्ट किया और सुअर विरोधी आंदोलन इन्होंने 1921 में स्टार्ट किया था और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ता है और सुअरों पर मारने की जो पाबंदी थी उसको हटाना पड़ता है। तो स्टार्टिंग हम मान सकते हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत यहीं से होती है 1921 में, सुअरों को मारने की पाबंदी हटाने के कारण। 1924 की बात करें तो 1924 के भू बंदोबस्त द्वारा लगान में लगभग 40% वृद्धि कर दी गई। ये भू बंदोबस्त एक नियम होता था जो कर और लगानों से संबंधित समय समय पर भूमि पर लगाए जाते थे। तो 1924 में तीसरा भू बंदोबस्त था, ये आपको ये भी याद रखना है, जो लगाया गया। और इस भू बंदोबस्त में व्यवस्था की गई कि जो लगान की जो दर थी उसको 40% तक बढ़ा दिया गया। ये भी एक मुख्य कारण रही है। ये हम कारणों की बात कर रहे हैं। पहले सुअर कारण रहे थे किसानों को परेशान करने में। दूसरा कारण ये रहा कि भू बंदोबस्त में
लगानों में 40% तक वृद्धि कर दी गई। तीसरा एक मुख्य कारण रहा है कि ब्राह्मणों और राजपूतों को लगान में मिलने वाली रियायतें बंद कर दी गई। यानी पहले क्या था कि ब्राह्मणों और राजपूत किसानों को इन लगानों में विशेष छूट दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तन के साथ ये जो ब्राह्मण और राजपूतों को मिलने वाली जो छूट थी, जो रियायत थी, इसको बंद कर दिया गया। तो इस तरह से ब्राह्मणों और राजपूतों में भी आक्रोश व्याप्त हो गया और वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बनने लगे। तो ये तीन मुख्य कारण रहे हैं जिसने अलवर किसान आंदोलन को जन्म दिया। जनवरी 1925 में अलवर के राजपूत किसानों ने दिल्ली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में भाग लेकर पुकार नामक पत्रिका में अपनी समस्याओं को प्रकाशित करवाया। तो यहाँ भी प्रश्न बनता है कि अलवर के किसानों ने कौन सी पत्रिका में अपनी समस्याओं को प्रकाशित करवाया। तो हमारा जवाब हो जाएगा पुकार नामक पत्रिका में। कहाँ जाकर? दिल्ली जाकर। और जिस तरह मैं बात कर रहा था कि हर एक आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना रही है, उसी तरह से ये अलवर आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना है कि 13 मई 1925 को नीमू चाणा गांव, जो वर्तमान में बानसूर तहसील जो अलवर ज़िले की है वहाँ पर स्थित है, उस नीमू चाणा गांव में किसानों की एक सभा हो रही थी और राज्य की सेना ने इसे घेर लिया और आंदोलन समाप्त करने का दबाव बनाया, लेकिन किसान राजी नहीं हुए। तो 13 मई को वो इस सभा में मतलब इकट्ठा हुए सारे किसान, और कौन सी जगह हुए? नीमू चाणा गांव, जो बानसूर तहसील में है। तो उसके अगले दिन जब किसान नहीं उठे तो 14 मई 1925 को प्रातःकाल कमांडर छाजू सिंह ने किसान सभा पर गोली चलाने व गांव को जलाने का आदेश दे दिया। तो ये आपको याद रखनी है तारीख, इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है 14 मई 1925 को। और किसने आदेश दिया? कमांडर छाजू सिंह ने। और उन्होंने कहा कि यदि किसान नहीं मानते हैं तो इन पर गोलियां चलाई जाएं और इनका जो गांव है उसको जला दिया जाए। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे किसान, बच्चे, महिलाएं मारी जाती हैं और गांव के कई घर भी जला दिए जाते हैं। अब इस घटना से संबंधित कुछ विचार आए थे उस समय के। तो तरुण राजस्थान जो समय का एक प्रमुख समाचार पत्र था, इसमें पूरी घटना का ब्यौरा इसने प्रकाशित किया। महात्मा गांधी ने इस नृशंस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स बताया। तो ये प्रश्न बन सकता है कि किसने नीमू चाणा कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स बताया? तो हमारा जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। राम नारायण चौधरी ने अपने लेख में इसे नीमू चाणा हत्याकांड की संज्ञा दी, और राम नारायण चौधरी ने भी इस पर एक लेख लिखा और अपने लेख में इस कांड को उन्होंने कहा नीमू चाणा हत्याकांड। रियासत नामक अखबार ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। तो एक रियासत नामक अखबार भी उस समय निकलता था, जो रियासतों से संबंधित जितनी भी खबरें होती थी, सूचनाएं होती थी, उसमें प्रकाशित होती थी। तो इस अखबार ने, गांधी जी ने तो उसको और भी अधिक विभत्स बताया था, लेकिन इस अखबार ने इसकी तुलना की है किससे? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने प्रमुख जो किसान आंदोलन थे उनके बारे में चर्चा करी। जैसे अलवर किसान आंदोलन, उससे पहले हमने चर्चा करी थी बूंदी किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन, और जो दूसरे नंबर का जो सबसे महत्वपूर्ण जो आंदोलन था बेंगू किसान आंदोलन। तो इस तरह से आज इस वीडियो में किसान आंदोलन के दूसरे पार्ट में हमने 3 प्रमुख किसान आंदोलनों पर चर्चा करी, और ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर अवश्य करें, और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से आपकी अच्छी से तैयारी हो सके। क्योंकि मैं आपको, जैसा पता है कि परीक्षा के संदर्भ में जो प्रश्न पत्र पूछे गए थे उसी प्रकृति के अनुसार मैंने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, और उस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी को मैंने इस विषय वस्तु में समाहित किया है। तो आज का वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।